सब सभी संत महात्माओं ने जब कहा सुना कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी आए महाराज आकर के अपना जीवन यापन करने लगे और भगवान के आने की राह देखने लगे। इधर धीरे 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 कंस जो है वो मथुरा का राजा है, राज्य कर रहा है। कंस ने एक दिन सोचा कि हम राजा जो है मथुरा के, तो घर में काऊ चीज की कमी नहीं है, लेकिन अब ब्याह कर ले वो चाहिए तो फिर और जिंदगी आराम से कटने लगी। सो कंस विवाह की योजना बना रहा है कि अब शादी कर लेनी चाहिए। अब कंस सोच रहा है कि शादी करें तो करें किसके साथ में? तो प्रमाण ये मिला है कि एक मगध देश था, मगध देश। मगध देश के राजा थे जिनका नाम था जरासंध। जरासंध की दो बेटियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। क्या नाम था? अस्ति और अस्ति प्राप्ति। तो दोनों महाराज विवाह के योग्य थे। तो जब विवाह के योग्य थी तो एक दिन जरासंध ने देखा कि हमारी दोनों बेटियां विवाह के योग्य हैं, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। तो ये जरासंध आया, इसने सवाल लगाई और सवाल लगा करके सभी लोगों से पूछने लगा तो भैया हमें अपनी बेटियों की शादी करनी है, तो तुम्हारी नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताओ। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे ना, वो अपनी बेटी के लिए स्वयं लड़का नहीं देखते थे, स्वयं लड़का देखने नहीं जाते थे, सलाह मिलाते थे सभी लोगों से, सभी लोगों को इकट्ठा करते थे कि बेटी शादी की योग्य है, कोई लड़का बताओ अच्छो। और जब कोई अच्छा लड़का बताए दे तो पाई संगे बिटिया को ब्याह हो जाए। यहाँ तक कि लड़की के बाप भैया लड़का देखकर नहीं जाते कर, नाई पंडित जाते थे और लगन पत्र का चढ़ाए के घरे आए। ना बिटिया फेस टू फेस देखती, ना फोन चलत तो आजकल तो ब्याह हो जाए तो हेलो, हाँ अब चलो हेलो नहीं कहिए तो चलो नहीं, ये जमाना आ गया। अब आजकल तो महाराज लड़का बिटिया कह देते पापा जी लड़की दिखाओ तभी शादी करेंगे, ना तो मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ लड़की मेरी लेवल की, मेरी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ये जमाना आ गया। और आजकल महाराज बाप भैया को तो कोई पूछता नहीं, जब ब्याह करके लड़का बच्चा घरे आया तब बाद में पता चला कि बच्चे की शादी हुई है। ऐसा विचित्र जमाना है। तो जरासंध ने सवाल लगाई, सभी लोगों से पूछ रहा है जरासंध कि हमें अपनी बेटियों की शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। एक मंत्री ने कहा लड़का तुम्हारे घर खुद ही, बोले कैसे? तो मंत्री ने कहा कि तुम्हारे घर में जो कुवलिया पीढ़ होती है हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, तुम सब राजा महाराजाओं के लिए पत्र लिखो और पत्र में ये लिख दो कि जो कोई भी वीर योद्धा बलधारी कुवलिया पीढ़ हाथी को हराएगा उसी के साथ अस्ति प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। पत्र लिख दिया जरासंध ने, सबके पास राजाओं के पास पहुंचा। एक पत्र पहुंचो कंस के पास। कंस ने जब देखी हाथी से युद्ध करना है और अस्ति प्राप्ति के साथ शादी करनी है, तो कंस सोचने लगा जाते जाना खुशी की बात मेरे लिए कछु नहीं। सो कंस ने देरी नहीं करी, दूल्हा बन गया और दूल्हा बन करके सेना तैयार करके बारात तैयार करके कंस जो है बराबर लेकर के चला। ब्याह की खुशी बहुत बढ़िया हुई है। एक बात बता है, शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछता है और ना खाए सो पछता है। जिनको ब्याह हो गया तो कन्ना में बैठ के रोते हैं, आंसू नहीं, फिर जब सोचत के कुआरे ही ठीक है। और जिनके महाराज ब्याह नहीं होत में भगवान से काते ही रात में सबके होइए कहूं दिन मेरी लग जाती है। तो कहने का अभिप्राय कि शादी का लड्डू जो खाए सो पछता है और ना खाए सो पछता है। तो देखो कंस दूल्हा बन करके आया मगध देश में, जरासंध की सभा लगी है। कंस सभा में जाकर के बैठ गया, कुवलिया हाथी को खड़ा किया रणभूमि में। जैसे खड़ा किया तो जरासंध ने कहा है कोई वीर योद्धा बलधारी जो यहाँ से उठ के जाए कुवलिया हाथी
को हरा सो एक राजा उठो अस्थि प्राप्ति हाथ में जयमाला लेकर सभा बीच में बैठे रहे। राजा ने सुंदरता देखी मोहित हो गए तो दूनी ताकत आई सोचने लगे कछु हो जाए तो कोवलिया पीड़ हाथी को हम ही हराई अस्थि प्राप्ति के संग ब्याह हम ही करेंगे। तो एक राजा उठो बड़े पड़ाव में मूछन को ताव अब बढ़िया तरह उठो अब बाने कई जे हाथी हमारे सामने का ले आओ कछु नहीं ऐसे अपने खेल खेल में हमने पता नहीं कितने मारे सो पड़ोस वालों बोलो देख लियो हिसाब से जाइए। हां खेल में मार नहीं लेकिन जो खेल नहीं है हिसाब से जाना। तो वो राजा उठा हाथी के पास पहुंचा जो हाथी के पास पहुंचा तो हाथी ने देर नहीं करी सूंड में राजा को लपेटो एक फटका मारो दोबारा नहीं हार के आइए चुपचाप बैठिए। पड़ोसी बोलो का बात मुझे न बताओ देंगे तो बहुत गए हार के आइए एक ही पटका में काम खत्म। बोले भैया बहुत ताकतवर होती है हमारी भाई सुनाई जाइए। तो बारी बारी से सब राजा जाने लगे कोवलिया पीड़ हाथी से युद्ध करने लगे। बुजुर्गों अंत में जब गांव की पेश हाथी से नहीं गई तब कंस उठा कंस ने जाकर के हाथी से युद्ध किया। युद्ध में उस हाथी को महाराज हरा दिया कंस ने। अस्थि प्राप्ति ने देखा कि इस कंस ने कोवलिया पीड़ हाथी को हरा दिया है तो अस्थि प्राप्ति आई कंस के गले में माला पहना दी और माला पहना करके विवाह करके कंस आया। वही कोवलिया पीड़ हाथी दहेज जरासंध ने कंस को दी। कंस हाथी को लेकर के अस्थि प्राप्ति को लेकर के मथुरा में आया बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कंस महाराज मथुरा में रहने लगा अपना वैवाहिक जीवन जीने लगा। धीरे 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 समय बीत रहा है। कंस की एक बहन है देवकी की बिटिया नाम है देवकी। तो कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता है इतना प्रेम करता है कि कंस बिना देवकी के नहीं रहता और देवकी बिना कंस के नहीं रहते। अच्छा बहन भैया में प्रेम भी बहुत होता है लड़ाइयां भी बहुत होती हैं। पहले के जमाने में लोग सीधे साधे होते लेकिन आज के जमाने में तो जरा फूट नहीं लेता ना चैन से नहीं बैठा तो बहन भैया में प्रेम भी बहुत होता है लड़ाई भी बहुत होती है। एक बात बताया आपने दादा कि एक लड़की की ताकत उसका भाई होता है। एक लड़की की ताकत उसका भाई होता है। एक लड़की जब अपने पति के साथ चलती है तो अपने आप को उतना सुरक्षित महसूस नहीं करती है जितना कि जब अपने भाई के साथ चलती है तो सुरक्षित महसूस करती है। तो बहन की ताकत उसका भाई होता है। और जिस प्रेम में लड़ाई नहीं होती वो प्रेम प्रेम ही नहीं होता है। बहन भैया ये बहुत लड़ाई नहीं होती प्रेम में बहुत होता है। एक बार की बात बताएं एक घर में भाई बहन रहते थे दोनों बड़ा प्रेम था बड़े हुए दोनों भैया बहन की शादी कर गई। बहन ससुराल चली गई लौट के जब ससुर से घर आई तो पहले तो भैया ने खूब स्वागत सम्मान करो लेकिन स्वागत में दोनों की लड़ाई चालू हो गई। अब जब दोनों की लड़ाई चालू भाई भैया सो भैया ने अपनी बहन से कही सुन तुम मुझसे लड़ रही है ये अच्छी बात थोड़ी ना। तो बहन ने कही अच्छी बात काई नहीं है। तो भैया ने कही अच्छी बात जा सो नहीं है कि देख तू मेरो एहसान मान कि हमने तेरा ब्याह करो तेरे लिए अच्छा घर दो तो पैसा दो दान दहेज दो और तुम मुझसे लड़ रही। तो तब दोनों की लड़ाई भाई बात यहाँ तक बनी है लिखा अरे भैया बहन में अरे चार पढ़ो अरे भैया के देश भैया
सुन तू मुझसे लड़ रही है लेकिन तो ना एक बात की सुन कर मेरी बेटा जान तेरो प्यार करो। जवाब दिया भैया की बात की याद कर जब हमने तेरो प्यार करो तब हमने 20 लाख रुपया तो दहेज में तू तो लड़ रही है बहन ने कही दुश्मन तूने ब्याह करा तो तूने ऐसा नहीं करो तो नहीं मालूम ए प्यार करो एहसान करो सुन भैया प्यार करो एहसान करो मैंने 20 साल तेरो तो कोई ऐसा नहीं करो तूने मेरे ऊपर भैया ने कहा इसका मतलब बड़ी चंड है बोले और सुन ले बोली सुनाए बात की सुन कर मेरी बेटा जान तेरो बात वारो भैया जवाब दिया भैया ने कहा बात की याद कर जब मड़ाई पे ठाड़ी ठाड़ी तू रोई रही थी हमारे सब कुर्मा खानदान का जो नए नए कपड़ा ले गई थी तेरे सब कुर्मा खानदान को हमने भात बनाओ तो जाए बात की याद कर भूल गई बहन बोली दुश्मन तूने बात करो तो तूने ऐसा न करो अरे भात बनाओ एहसान करो मेरे बाप को धन सब कोई ले गयो नहीं करो तूने अगर मेरे बात मारो तो मेरे बाप की दौलत पे ऐश तू नहीं करो भैया बोलो बड़ी होशियार है भैया बोलो और सुन ले बेन बोली सुनाए ना एक बात की सुन कर मेरी बेटा जान तो ए भैंस सही भैया मेरी बात की याद कर 50,000 रुपया की भैंस खूटा में छोड़ के तेरे घर पटवाई है। जब पहले के जमाने में बुजुर्ग दादा आपको पता होगी ये बात कि पहले के जमाने में जो बुजुर्ग होते थे अपनी बिटिया को दहेज भैंस ही देते थे कि नहीं हां जब काऊ लड़का के कौन दहेज में भैंस गलती करे तो लोग कहते थे भैया के ब्याह में भैंस मिली बहुत तगड़ो ब्याह होगा आपको मिली हां मेरे पापा को मिली थी तो महाराज देखो कहा जाता है कि पहले के बुजुर्ग जो होते थे वो भैंस देते थे और आजकल तो बिटियां कह देती पापा जी फॉर्च्यूनर चाहिए हमें तो हम तो उसी से जाएंगे तो भैया की बात की याद करो जब हमने भैंस तुम्हारे घर पठवाई बहन बोली भैंस पठवाई तो कोई ऐसा नहीं करो सुन मेरी बात कोई ऐसा नहीं करो भैंस सही एहसान करो तेरे लाल को सतिया
बहुत। और ये 100 रुपए मनोज यादव गुलेपुरा से इनकी तरफ से आए हैं भगवान से